अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कैसी लग रही है बायोकेमिस्ट्री आप सबको। मेरा नाम है बिस्मा असगर, मैं आपको यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। और इस लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स भी फर्दर क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं, इनकी टाइप्स क्या होती है और आखिर इनको पॉलीसेकेराइड्स अलहदा क्लासीफाई क्यों किया जाता है। आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे पॉलीसेकेराइड्स की, जो कि हमारे पास थर्ड क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की। पॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो आपको याद होगा कि ओलिगोसेकेराइड्स में हमने पढ़ा था कि 9 अगर शुगर मॉलिक्यूल्स तक आपका जो ओलिगोसेकेराइड है वो रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब है ये ओलिगोसेकेराइड है। अब क्या होगा कि अगर आपका जो शुगर मॉलिक्यूल है उसने 10 शुगर जो सिंपल शुगर्स हैं या 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स रिलीज कर दिया हाइड्रोलिसिस पे, अब क्या होगा। तो अब आपने याद रखना है कि 10 शुगर मॉलिक्यूल से ऑनवर्ड जितनी कहानी है वो सारी की सारी पॉलीसेकेराइड्स में है। तो you have to remember polysaccharides are the carbohydrates that are formed of hundreds and thousands of monosaccharides। बहुत ही ज़्यादा monosaccharides एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, उसके बाद आपके पास polysaccharide बनता है। ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ी सी और भी बातें करेंगे। मैं आपको इनकी एग्जाम्पल्स और टाइप्स भी समझाऊंगी, लेकिन अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि इनके अंदर बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट्स होते हैं। 9 मोनोसेकेराइड यूनिट तक तो हमने ओलिगोसेकेराइड पे बात खत्म कर दी थी। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी शुगर मॉलिक्यूल है जब आपने उसको हाइड्रोलाइज किया उसने 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स दे दिए, अब हम क्लासिफिकेशन में इसको कहाँ डालेंगे। अब क्लासिफिकेशन में ये चला जाएगा पॉलीसेकेराइड्स में। और मैक्सिमम स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है हमारे इर्द गिर्द पॉलीसेकेराइड्स के ही होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पॉलीसेकेराइड्स में बहुत सारे यूनिट्स कंबाइन करके बना देते हैं पॉलीसेकेराइड। अब क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे मोनोसेकेराइड कंबाइन करेंगे, मोनोसेकेराइड्स के कॉम्बिनेशन की वजह से पॉलीसेकेराइड बन जाएगा, मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाएगा, इतना बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा कि जब आप उसको हाइड्रोलाइज करेंगे ना तो आपके पास हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब है पॉलीसेकेराइड्स छोटे स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसलिए तो मैक्रो मॉलिक्यूल कहा है। तो सोचें कि अगर सिर्फ सिंपल शुगर को भी मैक्रो मॉलिक्यूल कहा है तो आपके पास पॉलीसेकेराइड तो कितने फिर बड़े यूनिट्स होंगे। तो याद रखना है पॉलीसेकेराइड्स के बारे में, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और इसकी बाकी बातें करते हैं और उसके बाद देखेंगे यूजेस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इम्पॉर्टेंट बात हमारे पास नेक्स्ट जो कैटेगरी की है वो है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स भी कार्बोहाइड्रेट्स की ही टाइप है और ये थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। मोनोसेकेराइड्स को हमने डिस्कस किया कि आप उनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। ओलिगोसेकेराइड्स को आप फर्दर कर सकते हैं, जिसकी वजह से डाइसेकेराइड्स कहते हैं, ट्राइसेकेराइड्स कहते हैं। और इस तरह आप उनको तब तक नेमिंग दे सकते हैं जब तक आपके पास वो 9 शुगर मॉलिक्यूल्स या 9 मोनोसेकेराइड्स यील्ड करते हैं। अब हम बात करेंगे पॉलीसेकेराइड्स की, जिसकी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है कि ये ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत ही ज्यादा कंपाउंड्स रिलीज कर सकते हैं, किसके? मोनोसेकेराइड्स के, ठीक है। होंगे ओलिगोसेकेराइड्स में भी मोनोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड में भी मोनोसेकेराइड ही होंगे। फर्क क्या है कि ओलिगोसेकेराइड जब 9 शुगर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे ना, 9 शुगर मॉलिक्यूल्स कंबाइन किए, ओलिगोसेकेराइड्स बन गया, बस वहां तक कहानी ओलिगो की खत्म। अगर 10 शुगर मॉलिक्यूल्स से बात शुरू हो जाती है ना तो फिर आपने पॉलीसेकेराइड कहना है, फिर उसको ओलिगोसेकेराइड नहीं कहना। ये फर्क समझ में आया। अब आप सबको याद होगा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जब सेम मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं तो क्या होता है, आपके पास एक पॉलीमर बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट याद है। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि पॉलीसेकेराइड्स में क्या होगा कि बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स आपस में अटैच करेंगे, बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स आपस में करेंगे अटैच, बॉन्ड्स बनाएंगे और आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कुछ वही चीज़ बन जाएगी, वही पॉलीमर बन जाएगा जिसकी हमने पहले बात की थी। इसका मतलब है कि पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं है, आप इसकी बात कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी की भी। वैसे भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हर चीज़ ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट कर रही होती है, अल्लाह ताला की तरफ से पहले ही वो चीज़ें नेचर में होती हैं। सिर्फ क्या होता है कि इंसान उसको डिस्कवर करते हैं, साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं, उसमें मजीद बात करते हैं और उस जैसी और बहुत सी चीज़ें बना लेते हैं, ठीक है। अब मोनोसेकेराइड्स के बहुत सारे यूनिट्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, पॉलीमर बना देंगे और पॉलीमर के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट शो करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। अब ये जो पॉलीमर्स हैं, जो हम पॉलीसेकेराइड्स को पॉलीमर कह रहे हैं अगर, क्योंकि इसमें बहुत सारे यूनिट्स कंबाइन कर रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो अब इस पॉलीमर को उस पॉलीमर से तो डिफ्रेंशिएट करना है ना, जो केमिस्ट्री लैब में है या जो इंडस्ट्री में है। नहीं समझ आई बात? देखिए आपकी इंडस्ट्री में पॉलीमर्स बनते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। दूसरी तरफ आपके पॉलीमर बन रहे हैं आपकी बॉडी में या बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अब इन दोनों में फ़र्क कैसे करें? जो पॉलीमर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बनेंगे ना, आपने उनको याद रखना, कहना है बायोपॉलीमर्स। ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स?
ये है बायोपॉलीमर्स। अब आपके पास पॉलीसेकेराइड्स बायोपॉलीमर्स की फॉर्म में होते हैं क्योंकि बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, बॉन्ड वही है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उस बॉन्ड की वजह से आपके पास पॉलीसेकेराइड्स बन जाएंगे। ये पॉलीसेकेराइड्स क्योंकि बहुत सारे सेम यूनिट से बने होते हैं, इसलिए हम इसको बायोपॉलीमर कहते हैं। अब ये जो पॉलीसेकेराइड्स है ना स्टूडेंट्स, ये फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। होमो आप सबको पता है, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। होमोपॉलीसेकेराइड्स होगी इनकी एक टाइप। पॉलीसेकेराइड्स को समझने के लिए ना ये दो टाइप समझना बहुत जरूरी है। दूसरी होती है स्टूडेंट्स हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। हेट्रो आपको पता है डिफरेंट को कहते हैं, ठीक है। पहली है होमोपॉलीसेकेराइड्स और दूसरी है हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। अब इन दोनों पे जरा बात करते हैं। होमो का मतलब है सेम, पॉलीसेकेराइड्स आप सबको पता है पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, जब बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो हम कह देते हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स का वर्ड ब्रेकडाउन भी अगर करें ना तो पोली का मतलब क्या होता है मैनी, और सेकेराइड्स क्या होते हैं आपके पास शुगर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम है। अच्छा, होमोपॉलीसेकेराइड्स में क्या होगा स्टूडेंट्स के जब आप इन कंपाउंड्स को बनाएंगे ना जो कि होमोपॉलीसेकेराइड्स में आते हैं, तो होगा ये कि आपके पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा उसके के सारे यूनिट सेम होंगे। सारे के सारे यूनिट सेम होंगे या सारे के सारे मोनोमर सेम होंगे। ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा, मोनोमर का वर्ड, क्योंकि पहले मैंने आपको पॉलीमर्स के बारे में बताया है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बारे में बताया है, लेकिन मैंने आपको कभी मोनोमर्स का जिक्र नहीं किया। मोनोमर्स क्या चीज़ होते हैं स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं ना तो वो बना रहे हैं पॉलीमर। ये पॉलीमर क्योंकि हर डिफरेंट मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, जैसे मोनोसेकेराइड यहाँ पे कोई शुगर होगी, फिर आगे कोई और शुगर अटैच होगी, या कोई भी पॉलीमर की बात कर ले, क्योंकि वो बहुत सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल से बने हुए हैं तो हर मॉलिक्यूल को हम कहते हैं मोनोमर। ये बात समझ में आ रही है किस तरह से बात हो रही है? बड़ी इजी सी बात है, जरा गौर से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहती हूँ 1 से 10 तक काउंटिंग जो है उसमें 10 डिजिट्स आते हैं, तो आप कहेंगे कि 10 तक आप 10 डिजिट्स बोलते हैं, तब जाके आपकी काउंटिंग कंप्लीट होती है। मैंने बड़ी आपको सिंपल सी एग्जांपल दी है समझाने के लिए। इसीलिए आप कहेंगे कि होमोपॉलीसेकेराइड्स बनेंगे जब बहुत सारे मोनोमर्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। बहुत सारे मोनोमर्स होते हैं इसलिए हम कह देते हैं इनको पॉलीमर, ठीक है। अब ये मोनोमर स्टूडेंट्स याद रखना सेम होंगे। पॉलीमर जिस चीज से बना है वो है मोनोमर, और होमोपॉलीसेकेराइड्स ने जब बायोपॉलीमर बनाया तो ये जिन मोनोमर से बना वो सारे के सारे सेम है, ठीक है। सब सेम है, सबके अंदर जो यूनिट अटैच है जिससे वो बने हुए हैं वो सेम है। और मोनोमर्स की एग्जांपल्स हमारे पास हमारे सिलेबस में बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। अब इन तीनों का मोनोमर क्या है, मतलब ये किस चीज से बने हैं तीनों, कौन सा वो सेम मोनोमर है जिससे ये तीनों बायोपॉलीमर बने? तो आपने याद रखना है स्टूडेंट्स का ये तीनों बायोपॉलीमर्स आपके पास ग्लूकोज से बने हुए हैं, ठीक है। ग्लूकोज का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, हमने ये भी देखा है उसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं। और सबसे सिंपलेस्ट शुगर है हेक्सोज है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ऐसे हेक्सोज है जो नेचर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, तो ये ग्लूकोज से बने हैं। अब स्टार्च में, सेल्यूलोज में, ग्लाइकोजन में, तीनों में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं। ग्लूकोज के मोनोमर्स हैं जो बहुत सारे एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। मोनोसेकेराइड्स की जैसी अटैचमेंट है, जिस तरह ये देखें C6H12O6, ठीक है। ये एक और C6H12O6 के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये सीरीज कंटिन्यू होती जाएगी जिस वजह से ये बन जाएगा पॉलीमर, ठीक है। अब ये जो एक यूनिट है ना स्टूडेंट्स जिसकी वजह से ये पॉलीमर बन रहा है, इस हर यूनिट को हमने कहना है मोनोमर। मैंने आपको फिर से इसकी डेफिनेशन समझाई कि आई होप आपको अब समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर स्टार्च में भी ग्लूकोज है, सेल्यूलोज में भी ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन में भी ग्लूकोज है, तो फिर पता कैसे चला कि ये तीनों चीजें डिफरेंट है? आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, हमेशा अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ कंपाउंड्स बड़ी डिफरेंट होती है। मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट जब वो बना रहे होते हैं ना पॉलीसेकेराइड्स, तो क्योंकि डिफरेंट तरीके से हो जाती है तो इस वजह से वो कंपाउंड्स डिफरेंट हो जाते हैं, उनके दरमियान आप फ़र्क कर सकते हैं। लेकिन आप स्टार्च को तोड़ें, सेल्यूलोज को तोड़ें या ग्लाइकोजन को तोड़ें, आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ही आएंगे। दूसरे वर्ड्स में मैं इस तरह कहूँ, अगर हम बायोकेमिस्ट्री लैंग्वेज में ये बात करें, आप स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करवाएं वाटर की मौजूदगी में ब्रेकडाउन, आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आएंगे। आप सेल्यूलोज की हाइड्रोलिसिस करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस का मतलब ही ये है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आएंगे। इसी तरह आप ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस कराएं तो भी बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे आपके पास। ये बात समझ में आ रही है? यही वो ज़रूरी बातें हैं जो समझने वाली हैं कि हो सकता है कि जो आपका पॉलीसेकेराइड बना है वो आपके पास सेम मोनोसेकेराइड्स का बना हो, या ये भी हो सकता है कि वो डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स का बना हो। अगर उसके मोनोमर्स डिफरेंट हैं
तो इसका मतलब है कि आप उसको कहेंगे हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, अब आपको पता है अच्छी तरह के पॉलीसेकेराइड्स में मोनोमर्स क्या चीज़ है, मोनोसेकेराइड्स हैं। मोनोसेकेराइड्स आपके मोनोमर्स बन रहे हैं और वो आपके पास सेम होंगे होमो में और डिफरेंट होंगे हेट्रो में। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स इधर भी आपके पास मोनोमर है। मोनोमर का जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है, आप अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। जब भी आपने पॉलीमर की बात करनी है, चाहे आप बायोपॉलीमर की बात करें या चाहे आप इंडस्ट्री में होने वाले पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की बात करें, हमेशा याद रखिएगा कि बहुत सारे मोनोमर्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और बहुत सारे मोनोमर्स की वजह से पॉलीमर्स बनते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब मोनोमर्स कोई भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़ जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, बहुत लंबे चेन बना रही है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना रही है, तो उसके लिंकेज से पॉलीमर बनता है। ये बात याद रखना है, मोनोमर कोई भी चीज़ हो सकती है। हमारे पास होमोपॉलीसेकेराइड्स में जो मोनोमर्स हैं वो भी मोनोसेकेराइड्स हैं और हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स में जो मोनोमर्स हैं वो भी आपके पास मोनोसेकेराइड्स ही हैं। कंफ्यूज नहीं होना इतनी इकट्ठी चीज़ें सुन के, बस याद रखना है कि क्योंकि आपके पास कार्बोहाइड्रेट स्टूडेंट्स बनते हैं तो सेकेराइड यूनिट्स ही हैं, वही शुगर मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे कार्बोहाइड्रेट बनेगा। लेकिन जब आप पॉलीसेकेराइड पे आते हैं तो वो शुगर मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे आप सबको याद होगा, हमने ओलिगोसेकेराइड्स में जो कुछ डाइसेकेराइड्स डिस्कस किए थे उसमें आपको याद होगा सुक्रोज में आपके पास डिफरेंट थे दोनों मोनोमर्स, आपके पास एक तो था ग्लूकोज, दूसरा था सुक्रोज। इसी तरह आपको याद होगा माल्टोज में जो दोनों शुगर मॉलिक्यूल्स थे वो सेम थे, ग्लूकोज ग्लूकोज। इसी तरह से होता है कि पॉलीसेकेराइड्स में भी हो सकता है सेम यूनिट हो सकता है डिफरेंट यूनिट्स हो जो एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा उसको पॉलीसेकेराइड्स ही कहते हैं। ठीक है, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ये तीनों एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स की अगर हम एग्जांपल दें तो आपके पास इधर एग्जांपल आती है, स्टूडेंट्स याद रखनी है। हाइलुरोनिक एसिड बड़ा इम्पॉर्टेंट नेम है, आपने सुना भी होगा कहीं ना कहीं। आजकल तो ये ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक एसिड है, तो आपको पता होगा कि इसका नाम आपने सुना है बहुत जगह पे। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको वैसे याद रहे। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स याद करनी है इन सब की, लेकिन होमोपॉलीसेकेराइड्स के लिए जो 3 एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्च भी याद होना चाहिए, सेल्यूलोज भी याद होना चाहिए, ग्लाइकोजन भी याद होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? अब क्या है कि पॉलीसेकेराइड्स का मतलब है बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, उनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और पॉलीसेकेराइड्स आपके पास सेम यूनिट से भी बने हो सकते हैं, डिफरेंट यूनिट से भी बने हो सकते हैं। होमो का मतलब सेम यूनिट से बने हैं, हेट्रो का मतलब डिफरेंट यूनिट से बने। ये बातें समझ में आ रही हैं? अब स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन अभी याद रख लेना है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बने होते हैं। इनके फर्दर यूजेस क्या है वो हम डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम पॉलीसेकेराइड्स की प्रॉपर्टीज़ को देख लें। हमने मोनोसेकेराइड्स की प्रॉपर्टीज़ भी याद की हैं, हमने डाइसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स की भी की है, तो क्यों ना हम पॉलीसेकेराइड्स की प्रॉपर्टीज़ भी देख लें। तो पॉलीसेकेराइड्स की प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए हम लाइट बोर्ड से चलते हैं, लेकिन आपने ये सारे कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्ट्रक्चर इनमें कोई भी नहीं है, स्ट्रक्चर वही ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के थे, उसको बस नहीं भूलना। तो लाइट बोर्ड से चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या हैं पॉलीसेकेराइड्स की। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो टाइप समझाई और जितनी बातें समझाई पॉलीसेकेराइड्स के बारे में वो याद कर लें। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्योंकि हमने मोनोसेकेराइड की प्रॉपर्टीज़ भी देखी हैं, ओलिगोसेकेराइड्स की भी देखी हैं। पॉलीसेकेराइड्स की बात करते हैं। याद रखना है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ऑपोजिट टू मोनो एंड ओलिगोसेकेराइड्स हैं। कैसे? ये बिल्कुल टेस्टलेस इन नेचर होते हैं, इनकी कोई टेस्ट नहीं है। साथ ही साथ ये एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं। एमोर्फस का क्या मतलब होता है? एमोर्फस मींस नॉट हैविंग अ प्रॉपर शेप। क्रिस्टलाइन शेप्स थी ना आपके पास मोनोसेकेराइड्स की और ओलिगोसेकेराइड्स की, इसका मतलब उनकी एक डेफिनेट शेप थी जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिनको आप क्रिस्टल्स की फॉर्म में आइडेंटिफाई करते हैं। आप कहते हैं ठीक है क्रिस्टल जैसी शेप है, लेकिन पॉलीसेकेराइड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। ये इतने मतलब एमोर्फस टाइप के होते हैं कि इनकी कोई डेफिनेट शेप ही नहीं होती, साथ साथ कोई टेस्ट भी नहीं है। और इसके अलावा बात करते हैं कि ये रिडक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना ये रिडक्शन नहीं कर सकते। ये बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी इतनी मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दी, तो जो याद रखना है, क्योंकि इन एग्जांपल्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आगे हमारे अभी टॉपिक्स हैं जिनमें हमने इन एग्जांपल्स के बारे में बात करनी है, लेकिन आपने याद रखना है कि ये इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये रिडक्शन नहीं कर सकते, इसी वजह से इनकी कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होती और इसी वजह से ये टेस्टलेस भी होते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ आपने भूलनी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, आपसे पेपर में पूछी भी जाती हैं। मोनोसेकेराइड की प्रॉपर्टीज़ आपसे इसके अलावा ओलिगोसेकेराइड्स की और पॉलीसेकेराइड्स की, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ पेपर में पूछी जाती हैं। इसलिए आप इनको ज़रूर गौर करें, याद करें। हल्का सा फ़र्क है, मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर,
ओलिगोसैकेराइड्स या तो होंगे या तो नहीं होंगे, और पॉलीसैकेराइड्स नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, बात ही खत्म हुई। तो देखा आपने, बड़ा कंपेरेबल करके बड़े आसानी से हम इनकी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। तो आप इनको याद करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पॉलीसैकेराइड्स जिस तरह जैसे समझाया है ना, आपने बस इन चीज़ों को भूलना नहीं है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और हर क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जाता है। आपको हर क्लासिफिकेशन का स्ट्रक्चर भी बनाना आना चाहिए, आपको उसकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए, साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इन सबको दोबारा देखें, दोबारा रिवाइज करें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।